नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकंड थर्ड ईयर में, माफ कीजिएगा, बीए थर्ड ईयर में इतिहास वाली सीरीज के अंतर्गत भारत की जीवंत परंपराएं, दैट मीन्स के लिविंग ट्रेडिशंस इन इंडिया में सेशन कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें हम लेक्चर नंबर 8 पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें आज का टॉपिक होगा हमारा संस्कृत भाषा। जी हाँ, संस्कृत के उद्भव और विकास पर चर्चा करते हुए हम समझेंगे कि संस्कृत किस प्रकार से हमारी विरासत और हमारी पहचान बनी हुई है। आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और संस्कृत के बारे में जिन्हें जानकारी बेहतर तरीके से नहीं है या वास्तविक जानकारी नहीं है, उन दोस्तों के लिए भी ये सेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आइए शुरू करते हैं, सेशन को लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये बाकी के सब्जेक्ट हैं जो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तक के कंप्लीट सब्जेक्ट दिए गए हैं। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी नाम का नया यूट्यूब चैनल है जो मेरे द्वारा शुरू किया गया है, जहां पर जाकर के आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपको आसानी से देखने को वहां पर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है। और यदि आप कंटिन्यूअसली इस सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि अब तक जो है 7 लेक्चर हमारे, या कहें कि फर्स्ट यूनिट के 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 8 पर, संस्कृत हमारी विरासत और पहचान। क्लियर है? तो संस्कृत दरअसल संस्कृति नहीं बल्कि संस्कृत भाषा पर आज हम बात करेंगे, वो किस प्रकार से संस्कृत भाषा हमारी विरासत या कहें कि हमारी पहचान बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को, बढ़ते हैं डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट में और देखते हैं कि क्या क्या हम आज के सेशन में कंप्लीटली पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हम बात करेंगे संस्कृत का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। और पॉइंट नंबर 2 के माध्यम से हम जानेंगे कि संस्कृत किस प्रकार से हमारी प्राचीन विरासत बनी हुई है और किस प्रकार से हमारी पहचान बनी हुई है। इन दोनों कॉन्सेप्टों के माध्यम से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होगा। लेंदी नहीं है, सिर्फ समझने की देरी है दोस्तों। कंटेंट को बहुत ही प्यारा बना करके लाया हूं, बहुत इजी करके लाया हूं, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आए। तो आइए टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ है। पूरे स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा, कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ भी उलझन जैसी कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ इतना आप जो है थिंकिंग बना लीजिए कि इस सेशन में या कहें कि इस टॉपिक में आपको सिर्फ ये समझना है कि संस्कृत भाषा का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्या स्थान है। और यदि आप ये समझने में सफल हो गए, संस्कृत भाषा का स्थान समझने में सफल हो गए, तो इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे बिना किसी रटन विद्या के। याद रखिएगा। तो दोस्तों, मेरे साथ जो मैं कंटेंट बना करके लाया हूं ना, कंटेंट बहुत इजी वे में लाया हूं, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप लाया हूं। स्टेप बाय स्टेप भी यदि आप इसका रिवीजन भी लगाओगे ना, तो टॉपिक अपने आप से क्लियर हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, एज ए स्टोरी समझेंगे संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास कहां कहां कैसे हुआ है। उसके बाद में विरासत किस प्रकार से बनी हुई है, हमारी पहचान किस प्रकार से बनी हुई है, ये पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक आपका। दरअसल दोस्तों, संस्कृत जो है ना, भारत, संस्कृत सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया की जितनी भी प्राचीन भाषा है ना, उनमें से एक भाषा है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि संस्कृत संसार की प्राचीनतम भाषा है, प्राचीनतम, सबसे पुरानी भाषा भी आप इसको कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि संस्कृत का उल्लेख जो है ना, हमें वैदिक काल से प्राप्त होता है। जी हाँ, वैदिक काल से, जो हजारों लाखों साल पहले वेदों की रचना हुई है। सोचिए, संस्कृत में इनकी रचना हुई थी। तो वैदिक काल से लेकर के आधुनिक समय तक, आज तक, वर्तमान तक इस भाषा में कई ग्रंथों की रचना हुई है। याद रखिएगा। तो संस्कृत भाषा में जब प्राचीन समय में अर्थात कि वैदिक काल में हम संस्कृत भाषा में कई महान बड़े बड़े ग्रंथों की रचना देखते हैं, तो उससे भी हमें जो है ये ज्ञात होता है कि संस्कृत संसार की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। संस्कृत भाषा को देववाणी या सुर भारती कहा जाता है। संस्कृत भाषा को याद रखिएगा, देववाणी या सुर भारती कहा जाता है। वसुदेव कुटुंबकम का उद्घोष कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? संस्कृत भाषा साहित्य से ही प्राप्त होता है। जी हाँ, वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है कि सारा संसार हमारा परिवार है, हमारा घर है। तो दोस्तों, वसुदेव कुटुंबकम जैसे शब्दों की कहे तो इसकी प्राप्ति हमें संस्कृत भाषा साहित्य से ही होती है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा जो है वैज्ञानिक दृष्टि से भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। भारोपीय परिवार की भाषा,
जी हाँ, संस्कृत जो है ना, ये संस्कृत जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार किसको कहते हैं दोस्तों? तो भारोपीय परिवार का मतलब है भारत से लेकर के यूरोप तक के जो देश हैं उनमें जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं का समूह जो होता है ना, उस समूह को हम भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं, याद रखिएगा। तो भारोपीय परिवार की हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। कैसे है? क्योंकि ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी जैसी ये यूरोपीय भाषा है, ये सब की सभी भारोपीय परिवार की भाषा ही है, जिनमें से संस्कृत भी एक प्रमुख भाषा है, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बात करें तो हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, ये सब जो भारतीय भाषा है ना, इनका डेवलप कहां से हुआ, इनका विकास कहां से हुआ है? जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, ओडिया, असमिया, पंजाबी, सिंधी, ये सारी भाषाएं कहां से आई है? तो याद रखना दोस्तों, ये संस्कृत से ही विकसित हुई है। ये सारी भाषाएं संस्कृत से ही विकसित हुई है। और इतना ही नहीं, जो द्रविड़ भाषा है हमारी, मतलब दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो इन भाषाओं में भी इधर उधर जो है संस्कृत के शब्द देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि संस्कृत से ये हमारी दक्षिण भाषाएं भी पूर्णतः पृथक नहीं है, पूरी तरह अलग नहीं है। हाँ, इतना जरूर याद रखिएगा कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो है संस्कृत से विकसित नहीं हुई है, लेकिन इनमें भी संस्कृत के शब्द देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो भारत की अन्य भाषाएं हैं, जो मैंने अभी आपको नाम बताया, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, ओडिया, असमिया, पंजाबी आदि आदि, ये सारी भाषाओं का जो विकसित हुई है ये संस्कृत से ही विकसित हुई है। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती है ना, सबकी जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। तो इस दृष्टिकोण से संस्कृत भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा है, जिसका उल्लेख हमें प्राचीन काल से देखने को मिलता है, और उसी के आधार पर आज भी हमारे भारत में बोले जाने वाली कई भाषाएं जो है उससे प्रभावित है। उससे प्रभावित की अगर बात आई है ना, तो इतना भी जान लीजिए कि यूरोप में भी ऐसी कई भाषाएं हैं जिनको बोलते वक्त, या कहें कि जिनमें हिंदी, माफ कीजिएगा, संस्कृत की शब्दावलियां देखने को मिल सकती है, संस्कृत से प्रभावित है वो भाषाएं भी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे इसी में अगर हम बात करें तो दोस्तों, एक पहले कोड टेबल को समझिए, एक टाइमलाइन को समझिए। बहुत से स्टूडेंट को पता भी है लेकिन कुछ को नहीं पता, वो समझ लीजिए दोस्तों। एक टाइमलाइन होती है हमारी, है ना, जहां पर एक तरफ ये टाइमलाइन है पूरी आपकी, यहां पर आपका क्या है? 0। ठीक है, 0 है। इससे हम ईस्वी को काउंट करते हैं। ठीक है, इधर इस साइड में आपकी होती है ईस्वी, इसको हम इधर जो भी अंक होंगे उसको ईस्वी बोलेंगे, जो कि प्लस में चलते हैं, और इधर जो होगा वो उसको हम ईशा पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईशा पूर्व, है ना, ईशा पूर्व जो माइनस में चलता है। तो यहां पर ईसा मसीह के जन्म को हम यहां 0 बेस मान लेते हैं, ईसा मसीह के जन्म को। तो अभी से 6000 साल ईसा पूर्व में, 6000 साल पहले से, 0 से 6000 साल पहले से लेकर के और हम वर्तमान तक की घटनाओं की इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए कैसे करेंगे, जरा सुनिए, इसका विकास उद्भव कैसे हुआ है। तो अगर संस्कृत के विकास की प्रक्रिया को यदि आप जानना चाहते हो तो हम शुरू करेंगे 6000 ईसा पूर्व से, के समय से। तो यह समय था प्राचीन आर्य भाषा काल का। यहां पर आर्यों की भाषा की बात करने वाले हैं, तो आर्यों की भाषा का जो काल रहा है, इस काल को हमने 3 भागों में तोड़ा है। प्राचीन आर्यों की भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल और आधुनिक आर्य भाषा काल। ठीक है, तीन क्रम में तोड़ा है। तो जब प्राचीन आर्य भाषा काल था, मतलब 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व के बीच का जो ये समय काल रहा, इतना ये वाला, इस समय में जो है वैदिक भाषा और प्राचीन संस्कृत भाषा के विकास की प्रक्रिया चलती रही। मतलब क्या हुआ? वैदिक भाषा मतलब कि कई वेदों का निर्माण या कई वैदिक ग्रंथों का निर्माण जो है संस्कृत में इस समय हुआ था। मतलब संस्कृत भाषा का विकास अपने क्रम से चल रहा था। लेकिन जब समय आता है मध्यकाल का, आर्यों के भाषा का मध्यकाल का जब समय आता है, मतलब 800 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक का, मतलब कि ये 800 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का, यहां तक का जो समय काल रहता है, इस काल में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, तो प्राचीन समय में क्या था? प्राचीन समय में संस्कृत भाषा का विकास तो हो रहा था और कई ग्रंथों की रचना भी हो रही थी। लेकिन इस समय का आगे बढ़ने के बाद में कई अन्य भाषाएं अब यहां से संस्कृत से निकलने लगी थी, जैसे पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, कई अपभ्रंश भाषाएं इससे निकल रही थी। शिक्षित समाज में संस्कृत का प्रयोग होने लगा था। जी हाँ, अब शिक्षित जो उस समय जो शिक्षित समाज थी, 800 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच में जो शिक्षित समाज होती थी, वह संस्कृत का प्रयोग करती थी और अधिकांश ग्रंथों की रचना संस्कृत में ही
हो रही थी। लेकिन समय अब और आगे बढ़ता है और 1000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान तक की अगर आप बात करते हैं, इस काल को हम कहेंगे आधुनिक आर्य भाषा काल। तो इस काल में विभिन्न प्रदेशों में बोले जाने वाली जो अपभ्रंश भाषाएं थी, जो मध्यकाल में बोली जा रही थी अपभ्रंश भाषाएं, इन अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास होना प्रारंभ हो गया। याद रखिएगा, जो अपभ्रंश भाषाएं थी जो मध्यकाल में डेवलप हुई थी, अब उन अपभ्रंश भाषाओं से अब क्या हुआ, आधुनिक भाषाओं का विकास होना प्रारंभ हो गया। द्रविड़ परिवार की भाषाओं को छोड़कर के, द्रविड़ परिवार में तेलुगु है ना, तमिल, कन्नड़, मलयालम, वो जो हमारी दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, उन भाषाओं को छोड़कर के जो अन्य भाषाएं हैं भारत की, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, ठीक है, आदि आदि भाषा जो मैंने आपको नाम बताया था, वो सारी भाषाएं जो है इसके अंतर्गत मतलब संस्कृत के अंतर्गत ही आती है और सभी भाषाओं में पर्याप्त साहित्य रचा गया। सिर्फ संस्कृत और संस्कृत से निकलने वाली जो भाषाएं थी, उन सभी भाषाओं में इस समय में बहुत सारे साहित्यों की रचना हुई, बहुत सारे साहित्य लिखे गए थे जो आज वर्तमान में भी मौजूद है और आज भी लिखे जाते हैं। संस्कृत से निकलने वाली हिंदी, तो हिंदी में आज कई साहित्यों का वर्णन मिला प्राप्त होता है। लेकिन जब प्राचीन साहित्यों की बात करते हो तो प्राचीन साहित्य ट्रांसलेटेड होकर के आते हैं जो हिंदी में मिलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप उनका माफ कीजिएगा संस्कृत में हुआ करता था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में अब जरा जानते हैं कि संस्कृत का जो विकास हुआ है उसको हम साहित्यिक रूप में देखते हैं। साहित्यिक रूप में मैंने बार बार रिपीट किया ना, शुरू से रिपीट किया है कि साहित्य के रूप में संस्कृत का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि प्राचीन समय मतलब 6000 ईसा पूर्व में भी वेदों की रचना संस्कृत में होती है ना, तो संस्कृत का उल्लेख हमें काफी प्राचीन समय से प्राप्त होता है। तो अब साहित्य के रूप में संस्कृत का विकास कैसे हुआ यह जानना परम आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। देखिए, प्राचीन आर्य जो समय था, भाषा काल था, प्राचीन आर्यों का जो भाषा काल था 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच का पहली स्टेप वाला, तो उस समय में संस्कृत के कई रूप देखने को मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन इस काल के अंत में आते आते, मतलब मध्यकाल के शुरू होने के समय में, या फिर कहें कि प्राचीन समय के खत्म होते के समय के जो बीच का जो टाइम होता है ना, उस समय में मतलब 700 ईसा पूर्व के समय में व्याकरण से पाणिनि ने व्याकरण दिया और पाणिनि के व्याकरण से संस्कृत भाषा में क्या हुआ, जो अस्थिरता थी वो समाप्त हो गई। संस्कृत भाषा में जो अस्थिरता थी पाणिनि के व्याकरण से वो समाप्त हो गई और अब भाषा जो है एक ही भाषा के, संस्कृत जो है ना अब एक ही भाषा के रूप में स्थिर हो चुकी थी। इस काल के सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। जी हाँ, मध्यकाल की शुरुआत वाले या मध्यकाल में भी कहोगे ना तो भी संस्कृत के जितने भी साहित्यों की या जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है वो सब के सब संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में उनकी रचना की गई थी। तब से संस्कृत में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों का आगमन भी होता रहा, लेकिन संस्कृत में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पाणिनि के व्याकरण का अनुसरण करने वाले संस्कृत साहित्य को लौकिक साहित्य कहा जाने लगा। संस्कृत जो साहित्य था ना, संस्कृत साहित्य को क्या कहा जाने लगा आगे चल करके, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य ये क्या होता है लौकिक साहित्य? तो याद रखना दोस्तों, लौकिक साहित्य जो है इस शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य से भिन्न समस्त संस्कृत साहित्य के लिए किया जाता है। तो लौकिक साहित्य का मतलब ही हुआ संस्कृत साहित्य, क्योंकि उस समय में जिन ग्रंथों की रचना हो रही थी वो सब के सब संस्कृत में जो है उनकी रचना की गई थी, संस्कृत में उनकी रचना हो रही थी और इसीलिए संस्कृत साहित्य को ही लौकिक साहित्य के रूप में जाना जाने लगा था। इस अर्थ में लौकिक संस्कृत साहित्य रामायण, महाभारत, पुराणों आदि को समाविष्ट कर लेता है। मतलब कि रामायण, महाभारत या पुराण जैसे जो साहित्य रहे, जो ग्रंथ रहे हैं, इन सब की रचना संस्कृत में ही देखने को मिलती है, भले ही इनमें पाणिनि के नियमों का थोड़ा बहुत उल्लंघन भी हुआ हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 6000 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक के कई साहित्यों के निर्माण में हमने संस्कृत के अर्थ को देखा है, संस्कृत के महत्व को देखा है। अगर हम आर्यों की भाषा काल में प्राचीन और मध्यकाल की बात करें तो इन दोनों काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं पूर्णतः संस्कृत में लिखे गए, लेकिन आधुनिक समय में आने के बाद में कई अन्य भाषाओं में भी कई ग्रंथ लिखे गए, लेकिन वो अन्य भाषाएं भी संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, या संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। जिन साहित्यों का निर्माण जिन भाषाओं में हुआ है उनका भी। तो इस दृष्टिकोण से अंततः हम ये समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय से चला आ रहा है, जो वर्तमान में भी यथावत चल रहा है।
वर्तमान में भी संस्कृत अपना विकास ही कर रही है। आगे जरा इसकी बात करते हैं कि किस प्रकार से हम कहते हैं कि संस्कृत हमारी विरासत है या संस्कृत किस प्रकार से हमारी पहचान है, तो उस पर भी जो दोस्तों हम यहां पर चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 2 के माध्यम से। तो आइए शॉर्ट छोटी सी कहानी के रूप में इसको कंप्लीट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, लेक्चर से दिमाग एक सेकंड के लिए भी हटाना नहीं है। अगर ये पूरी स्टोरी आपने एक ही बार में सुन ली ना, पूरा कॉन्सेप्ट आपका एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक टॉपिक को व्यवहारिक रूप से समझना बहुत जरूरी होता है। यदि आप व्यवहारिक रूप से समझ लेते हो किसी टॉपिक को तो कंफ्यूजन जड़ से खत्म हो जाती है। लिखने में जो चाहे जितना चाहे आप लिख सकते हो उस टॉपिक पर, और ऑथेंटिक लैंग्वेज के साथ लिख पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ये हमारी विरासत किस प्रकार से। दरअसल संस्कृत भाषा को भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ये तो आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। जब भी भारतीय संस्कृति की बात आती है तो संस्कृत से हम संस्कृति को अलग नहीं कर सकते। व्याकरण के, पाणिनि के व्याकरण के आधार पर संस्कृत दुनिया की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है। जी हाँ, व्याकरण के आधार पर यदि संस्कृत को देखा जाए ना, व्याकरण के आधार पर, तो सबसे बेहतर और सबसे वैज्ञानिक भाषा जो है वह संस्कृत ही है दुनिया की सभी भाषाओं में। दुनिया की सभी भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव देखने को मिल सकता है। दुनिया की लगभग सभी भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पुरानी संस्कृत ही है। क्योंकि संस्कृत ज्ञान की एक सुविकसित प्रणाली है। क्योंकि संस्कृत सिर्फ शब्दों का जाल ही नहीं है, बल्कि यह मतलब संस्कृत ज्ञान की एक सुविकसित एक प्रणाली है जिसका बेहतर विकास हुआ है। क्लियर? इतना ही नहीं, संस्कृत ने ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को दिया है, जिससे यह साबित कर दिया कि संस्कृत अब केवल सिर्फ भाषा नहीं बल्कि ज्ञान की एक विकसित प्रणाली है। संस्कृत उच्च कोटि के मानवीय मूल्यों और आदर्शों का आधार भी रही है। जी हाँ, संस्कृत ने ही मानवीय मूल्यों और आदर्शों का आधार रही है। कैसे रही है ये बताने वाला हूं, सुनिए। जिसने पिछले 5000 साल से भारत के अस्तित्व को कायम रखने में अहम योगदान दिया है। कैसे दिया है? तो संस्कृत वेदों की भाषा रही है, इसलिए इस लिहाज से भाषा के रूप में संस्कृत को सबसे पुरानी भाषा माना जा सकता है। अब मैंने कहा था कि संस्कृत उच्च कोटि के मानवीय मूल्य और आदर्शों का आधार रही है। कैसे रही है? क्योंकि हमने मतलब भारतीयों ने जो संस्कार प्राप्त किए हैं, कहां से किए हैं? किसी ना किसी साहित्य से किए हैं। किसी न किसी साहित्य को आप में से सभी ने लगभग पढ़ा जरूर है, जहां से आपके संस्कार निकल करके आते हैं। तो संस्कार कहां से प्राप्त हुए? उन साहित्यों से। और साहित्यों की रचना कहां से हुई थी दोस्तों? संस्कृत में ही उन साहित्यों की रचना की गई थी। यथासंभव यदि उस समय में संस्कृत नहीं होती, बताइए साहित्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ होता। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि संस्कृत ने वास्तविक ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी कारण से आज हमारी जो संस्कार है, जो हमारी पहचान है, वो आज भी यथासंभव बनी हुई है। जी हाँ, बस संस्कृत में आध्यात्म, ध्यान सुनिएगा, संस्कृत भाषा में अध्यात्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, साहित्य, शरीर स्वास्थ्य, इन सभी विषयों का निर्माण या इनकी रचना निर्माण जो है इसी में संस्कृत में ही मौजूद है, संस्कृत में ही किए गए हैं। और इन्हीं से तो हम वास्तविक जीवन का पता लगा पाते हैं। जो भी आज आप पढ़ते हैं, जो भी आप सीखे हैं, वो कहां से सीखे? कहीं ना कहीं इन्हीं विषयों से सीख रहे हैं। और इन विषयों का निर्माण कैसे किया गया था? संस्कृत में हुआ था दोस्त। तो संस्कृति को केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्म कांडों की भाषा यदि आप मानते हो तो आप बहुत ही गलत अवधारणा में फंसे हुए हो। क्योंकि संस्कृत केवल भाषा नहीं है, बल्कि ये पूर्ण ज्ञान की एक प्रणाली है, पूर्ण ज्ञान की एक प्रणाली है। वैसे तो हालांकि बोल सकते हैं कि संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं है। जी हाँ, आम लोग बोलचाल में संस्कृत का प्रयोग नहीं करते, लेकिन सभ्यता, संस्कृति और इतिहास, भाई सभ्यता को आपको जानना है। आप अपनी सभ्यता को जानते हैं, संस्कृति को जानते हैं या इतिहास को जानते हैं? कहां से सीखे हो? कहां से सीखे हो? आप बोलोगे सर हिंदी में किताब थी इतिहास की, उससे पढ़ लिया, हम सीख लिए। प्राचीन इतिहास की किताब थी, उससे पढ़ा, हमने सीख लिया। भारतीय संस्कृति थी हिंदी में, अरे दोस्त तो वो हिंदी में ट्रांसलेटेड है। वास्तविक कहां से आई थी? संस्कृत से आई थी। तो ये सारे साहित्य जो गणित हुए, जो रचे गए हैं, वो संस्कृत में ही रचे गए हैं। ठीक है ना? इसलिए संस्कृत हमेशा से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। ऐसा केवल हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम देश इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। और यही वजह रही होगी
कि यूनेस्को यूनेस्को जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसने भी सर नतमस्तक करके उस संस्कृत को पूरे विश्व समुदाय के लिए एक अमूल्य धरोहर माना है। किसने? यूनेस्को ने भी माना है कि संस्कृत सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अमूल्य धरोहर है। तो संस्कृत को जब बात करें ना, संस्कृत सिर्फ भाषा के रूप में गठित नहीं है दोस्तों, बल्कि संस्कृत एक अमूल्य धरोहर है जिसने हमारी पहचान को हजारों साल पूरा पहले से लेकर आज तक संभाल करके लाई है और एक नए रूप में ढाला है। ये सिर्फ संस्कृत जैसी भाषा ही कर सकती है। इसलिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अगर किसी को प्राप्त है तो वो संस्कृत को ही प्राप्त है। आज बस दोस्तों यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि संस्कृत भाषा को लेकर के जो दो कॉन्सेप्टों पर हमने बात की है, दोनों कॉन्सेप्ट उद्भव और विकास और वहीं पर हमारी जो है गौरव करने का विषय अर्थात कि हमारी पहचान संस्कृत, दोनों कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले लेक्चर नंबर 9 में पर्यावरण जागरूकता और जल संरक्षण प्रथाएं। जी हां, प्राचीन भारत में कौन सी ऐसी प्रथाएं थी जो पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक बनाती थी प्राचीन समय में? हजारों साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, आज की बात नहीं कर रहे। दुनिया तो आज जागी है पर्यावरण को लेकर के, लेकिन भारतीय संस्कृति हमें हजारों साल पहले जगा चुकी थी। पर्यावरण को की प्रति जागरूकता बढ़ाती है या जल को बचाने की बात करती है, ऐसी कौन कौन सी हमारी प्रथाएं हैं भारतीय संस्कृति में, उनको कल वाले सेशन में हम कंप्लीटली समझेंगे और व्यवहारिक रूप से उनका अध्ययन करते हुए एग्जाम के दृष्टिकोण से भी जो है कंटेंट को प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं सेशन कंप्लीट आप लोगों को समझ आया होगा। कहीं डाउट रहा हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ की लिंक ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सेशन को लाइक जरूर कर दे। चैनल अगर आपको पहली बार चैनल पर आए हैं, सेशन अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, सब तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, प्राप्त होते रहे। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।